Hello friends, welcome to Learning Sessions and today in this video we will be discussing important questions related to the principles and practices of banking and let me tell you again कि JIB की जो डेट्स हैं वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी हैं। जो पहला एग्जाम है प्रिंसिपल्स का वो होने वाला है 26 फरवरी को। सेकंड एग्जाम वुड बी ऑन 27 फरवरी दैट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग एंड थर्ड एग्जाम रिलेटेड टू लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग दैट वुड बी ऑन 6th March 2022. So if you have been preparing for JIB, तो there is a good news for you because you are having surplus time with you, जिसके बीच में आप और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकते हैं and definitely you can do well and prepare well and further clear the JIB exam in the very first attempt. Just let me tell you that full course video जो है वो अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर iibf.info के ऊपर. So do visit the website iibf.info and start preparing for the same. वहां पर आपको लोएस्ट कॉस्ट में बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है जहां पर आपको फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, ई पीडीएफ नोट्स सब चीजें अवेलेबल रहने वाली हैं. The videos will be available in Hindi mixed English bilingual language and also you can enroll into the courses in English only language accordingly and as per your preferences. So do visit website right now and start preparing for the same. And there is a special offer going on right now for you guys. So under this special offer, as I already conveyed you, that you'll be getting the full course for 1 month validity because अभी के लिए अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 मंथ के लिए ही यहाँ पर वैलिडिटी चाहिए. तो यहाँ पर 1 मंथ वैलिडिटी के लिए मैंने आपको स्पेशल कोर्सेज आपके लिए बनाए हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज में सिंगल पेपर मिल जाता है. सो इफ यू वांट टू एनरोल जस्ट डू विजिट राइट नाउ एंड फर्दर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. एंड आपको एनरोल कैसे करना है वो आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर. सो यू आर टू मेंशन JAIIB, आपको JAIIB मेंशन करना है महाकुंभो अगर आप तीनों पेपर्स का पैक लेना चाहते हैं. तो तीनों पेपर्स का जो फुल कोर्स पैक है वो आपको 1700 में मिलने वाला है. तो आपको ये टेक्स्ट लिखना है. एंड अगर आप सिंगल पेपर चाहते हैं तो आपको लिखना है PPB. एंड मान लीजिए आप प्रिंसिपल्स का एग्जाम चाहते हैं तो PPB लिखिए, साथ में 800 लिखिएगा. अगर AFB का एग्जाम चाहते हैं तो AFB लिख करके 800 लिखना है. अगर LRAB चाहते हैं तो LRAB लिख करके 800 लिखना है. अगर आप कॉम्बो चाहते हैं, मान लीजिए मैं PPB और AFB का कॉम्बो चाहता हूं तो मुझे लिखना है PPB प्लस AFB एंड फर्दर आई एम टू मेंशन 1400 एंड इसे व्हाट्सएप कर देना. कौन से नंबर पर व्हाट्सएप करना है? ऑन द नंबर 8360944207 के ऊपर एंड वी विल बी सेंडिंग यू द पेमेंट डिटेल्स. एंड आपको उसके बाद पैक जो एक्टिवेट कर दिया जाएगा. इसमें आपको फुल कोर्स वीडियोस, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट, ई पीडीएफ नोट्स सब एक चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं. So what are you waiting for? Do enroll right now and further start preparing for the same. जल्दी से जल्दी enroll कर लीजिए and preparation अपनी start कर दीजिए. So let us start the today's session. So in the question number 1 over here, it's related to the that if bank is strong, but when you go to the bank, there is no cash with them. तो बैंक जो है वो strong position में है लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं तो उनके पास कैश नहीं है. दिस टाइप ऑफ रिस्क इज नोन एज व्हाट? तो ऐसा रिस्क कौन सा रहता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क या फिर सॉल्वेंसी रिस्क. देखिए इंटरेस्ट रेट रिस्क वो रिस्क होता है जो कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट्स की वजह से रहता है. ठीक है, दैट इज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क ओवर देयर. क्रेडिट रिस्क वो है जो यहां पर काउंटर पार्टी की डिफॉल्ट की वजह से रहता है. जैसे कि बैंक ने लोन दिया एंड फर्दर बोरोर ने डिफॉल्ट कर दिया, दैट इज अ क्रेडिट रिस्क. एंड फर्दर दिस इज अ लिक्विडिटी रिस्क. लिक्विडिटी रिस्क क्या है? यानी कि हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन है दैट वी आर टू पे ऑफ बट वी आर नॉट एबल टू पे. सो वी आर नॉट एबल टू पे, सो दैट इज अ लिक्विडिटी रिस्क. ठीक है, तो यहां पर लिक्विडिटी रिस्क है. सॉल्वेंसी रिस्क तब रहता है जब बैंक जो है वो इनसॉल्वेंट हो गया. ठीक है, सो दैट इज द आंसर. सो ऑप्शन सी जो है दैट वुड बी द आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस. तो क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज which of the following options is true correct in respect of the digital right management. यानी कि DRM के रिस्पेक्ट में कौन सी जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है. तो डिजिटाइजेशन involves conversion of information to digital, that is computer readable format in which information is organized into bits. Definitely right, that is true because डिजिटल DRM के केस में होता क्या है? डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के केस में बेसिकली मेरे पास दो तरह की चीज रहती है. एक होती है सर्टिफिकेशन एंड सेकंड इज द एनफोर्समेंट. तो ये दो मेन पहलू हैं DRM के केस में मेरे पास. तो मैं बेसिकली करता क्या हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी चीज है, मैं उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं एंड फर्दर हम उसकी ऑथराइजेशन देंगे. यानी कि कौन पर्सन कितना यूज कर सकता है, क्या उसके राइट्स रहेंगे, कितने समय तक वो यूज कर पाएगा. दो दैट वुड बी रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन, दैट वुड बेसिकली रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन. एंड फर्दर हम उसको एनफोर्स करते हैं. यानी कि जो चीजें हमने अप्लाई करनी है उनको एनफोर्समेंट कहते हैं. ठीक है, तो ये दो मेन चीजें रहते हैं. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है यहां पर. सेकंड इट सेज डिजिटाइजेशन हैज नाउ बिकम वाइटल फॉर गिगनेटिक डाटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड
transmission instantly, that is true also. Option 3 it says DRM, that is digital rights management, involves enforcement of a security policy affecting use of digitally encoded material specified by content owner on computers, not its physical control of the content owner itself. Okay, तो मैंने आपको वही बताया कि हमने यहां पर एक सर्टिफिकेशन दी जिसके रिलेटेड हमने यहां पर कॉन्स्टेंट्स डाल दिए कि किस तरह से ये जो डिजिटल मटेरियल है किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकेगा, कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है, कितने टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, वो सब चीजें हमने यहां पर बता दी एंड फर्दर उनको एनफोर्स करना, दैट इज द सेकंड थिंग. सो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट हैं. सो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इट सेज बैंकिंग ऑपरेशंस इन रिसेंट are becoming increasingly customer focused. तो customer focused तो ही है, customer is the king over there and in a way getting attuned to the ever growing. तो यहां पर किन चीजों के ऊपर यहां पर अपने आप को अट्यून करा है, यानी कि बैंकिंग ऑपरेशंस जो हैं वो डेफिनेटली कस्टमर फोकस तो हो गई हैं एंड साथ के साथ किस तहत में यहां पर ये ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं. रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शंस, आईटी चैलेंजेस, कस्टमर्स इनकम्स, कस्टमर्स प्रेफरेंसेस. तो ये कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से यहां पर ग्रो कर रहा है. तो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर. Question number 13. Next question says the software that consists of all program languages and documents supplied by the manufacturer of the computers is called. तो देखिए यहां पर आपका जब भी मैं सिस्टम की बात करता हूं, कंप्यूटर की बात करता हूं, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है एंड फर्दर आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, वो चीजें रहती हैं. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने iOS इंस्टॉल कर लिया या फिर विंडोज इंस्टॉल कर ली, तो वो बेसिकली मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, दोज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. तो उनके ऊपर अलग से हम यहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी पर्पज के लिए, यूटिलिटी यानी कि मेंटेनेंस वगैरह के लिए हो सकता है, तो कोई टूल्स हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो यहां पर जो ऑप्शन बी है दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट वुड बी द राइट आंसर, जिसमें सभी तरह की जो प्रोग्राम लैंग्वेजेस होती हैं एंड जो भी यहां पर डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाता है वो उसमें शामिल रहते हैं. सो दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, now let's move to the next question over here. It says which types of the following software is used by a person for preparation of the text documents. तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? डाटा प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर, कंपाइलर, मल्टीमीडिया. डाटा प्रोसेसर वो होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है. वर्ड प्रोसेसर बेसिकली विच प्रोसेसेस द टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपका रिच टेक्स्ट है उनको यहां पर प्रोसेस करता है. तो दिस इज अ सॉफ्टवेयर ओनली विच इज यूज्ड बाय द पर्सन फॉर प्रिपरेशन ऑफ द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. तो यहां पर आंसर तो ऑप्शन हमारा बी रहने वाला है. कंपाइलर वो रहता है जो कि आपकी लैंग्वेज को कंपाइल करता है, यानी कि मान लीजिए आपने कोई कोडिंग किया, कोई टेक्स्ट आपने कोई इनकोडिंग किया, उसको वो कंपाइल करेगा कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज नहीं है. मल्टीमीडिया तो इटसेल्फ क्या हो गया, एक तरह का अलग से मीडिया चैनल हो गया, मीडिया चीज हो गई, ठीक है. सो ऑप्शन बी ओवर हियर दैट इज अ वर्ड प्रोसेसर इज द राइट आंसर ओवर हियर. Now let's move to the next question. It says the term VSET stands for which of the following. देखिए VSET के बारे में हमने बात की थी जब हमने mesh topology के बारे में बात की थी. Now what is mesh topology? mesh topology के केस में क्या रहता है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम यहां पर ऑप्शंस लेते हैं, 4 हम टर्मिनल ले लेते हैं. अब ये टर्मिनल आपस में कनेक्टेड रहेंगे थ्रू इंडिविजुअल कनेक्शंस. तो ये इंडिविजुअल कनेक्शंस के थ्रू भी एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे. अगर हम यहां पर इनको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, तो ध्यान से देखिएगा बी जो है वो ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, तीनों के साथ कनेक्टेड है एंड इंडिविजुअली सभी जो है एक दूसरे के साथ अलग से कनेक्टेड है. एंड यहां पर जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तब यहां पर मैश टोपोलॉजी का बात क्यों आती है, क्योंकि वीसेट के केस में क्या रहता है, जैसे वीसेट बेसिकली एक टर्मिनल रहता है जिसके थ्रू आप सिग्नल को भेजते हैं, ठीक है. तो वीसेट तो उससे रिलेटेड है. लेकिन यहां पर जब बैंकिंग सिस्टम में बात करते हैं तो यहां पर ध्यान से देखिएगा आपके पास यहां पर एक मॉडम लगा रहता है एंड फर्दर ये मॉडम के थ्रू यहां पर अलग अलग सिस्टम जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है. तो इस तरह से आपका सिस्टम जो है वो ब्रांच में चलता है. सो वीसेट रहता है दैट इज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल. VSET जो है दैट इज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल. सो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर, ठीक है. तो इसके साथ ही हमारा जो मैश टोपोलॉजी है वो भी कवर अप हो जाता है. लेकिन मैश टोपोलॉजी ना कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि देखिए यहां पर तो 4 थे तो यहां पर कॉम्बिनेशन बनाना इजी है. लेकिन अगर मान लीजिए 100% है या फिर 1000 आपके पास है तो उसके केस में कितनी वायर्स लगा लेंगे, तो काफी ज्यादा कॉस्टलियर एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है. ओके, देन इट इज रिलेटेड द frauds and the other kind of crimes that happen on the internet network. Those are classified as
जैसे कि एसमैशिंग है या फिर विशिंग है या फिर और जो हैकिंग वगैरह होती है उसे क्या कहते हैं? दोज आर सेड टू बी व्हाट? इंटरनेट फ्रॉड, इंटरनेट क्राइम्स, साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। दोज आर सेड टू बी साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। उनको साइबर क्राइम कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड कहते हैं। The firewall technology is used in connection with hardware safety, physical safety from fire, authorized access, protection of computer network from intrusion by hackers itself. तो फायरवॉल देखिए आपके पास ना एक तरह से अलग से एक कह लीजिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फॉर्म में हो सकता है जो बेसिकली क्या करेगा, जो बेसिकली आने वाला जो भी अटैक है उसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई हैकर है तो उसको इंट्रूड करना पड़ेगा। इंट्रूड करने का मतलब रहता है कि उसको पहले कोई ना कोई सिस्टम में लूपहोल फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड उस लूपहोल के थ्रू वो सिस्टम में एंटर करेगा। तो फायरवॉल बेसिकली एक तरह से कवच बन जाता है, ठीक है। उसके ऊपर वाली लेयर की प्रोटेक्शन बन जाती है जो यहां पर प्रोटेक्ट करती है। ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकती है, हार्डवेयर के फॉर्म में भी यहां पर ये हो सकता है। तो ऑप्शन डी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम इंट्रूजन बाय हैकर्स, दैट इज द राइट आंसर ओवर हियर। Now let's move to the next one. Over here it says a light sensitive device that converts drawing printed text to other images into digital forms or the other images into digital form. That is basically keyboard. Keyboard तो देख लिया आपका इनपुट है, माउस भी इनपुट है, स्कैनर इज आल्सो इनपुट। लेकिन स्कैनर जो है वो आपका एक डिवाइस है, वो आपका क्या डिवाइस है जो कि यहां पर आपकी ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट वगैरह को आप स्कैन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। आप जेपीजी या फिर जेपीईजी पीडीएफ फॉर्म में आप स्कैनिंग कर सकते हैं। ओएमआर क्या है? वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस है जो कि ऑप्टिकल रीडर रहता है, जो कि एक स्पेशल आपकी एक पेपर है उसको रीड करता है, ठीक है। तो लेकिन जो इमेज को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में, दैट इज द स्कैनर इटसेल्फ। तो ऑप्शन सी ओवर हियर वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी है यहां पर, दैट वुड बी द राइट आंसर। Next question and the last for today itself, it says the committee that gives it recommendations for drawing a prospective plan of computerization for the period 1990 to 1994. तो कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंडेशन दी थी रिलेटेड टू कंप्यूटराइजेशन? शेरे कमेटी, नरसिम्हा कमेटी, रंगाराजन कमेटी, सरफ कमेटी। तो जब भी यहां पर कंप्यूटराइजेशन की बात है ना तो याद रख लीजिए रंगाराजन कमेटी इज द नेम ओवर देयर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। ओके तो आज की वीडियो में यही टॉपिक कवर करेंगे एंड फर्दर कल की वीडियो से हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंकिंग को कवर करना शुरू करेंगे। एग्जाम्स जो है 26 को प्रिंसिपल्स का है, तो प्रिंसिपल की जो क्लासेस हैं अभी वो 17th से हम दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। विल बी स्टार्टिंग अगेन फ्रॉम द 17th एंड फर्दर फ्रॉम टुमारो हम अकाउंटिंग की जो वीडियोस हैं उनको स्टार्ट कर देंगे एंड 27th को हमारा अकाउंटिंग एग्जाम है। सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस। थैंक यू सो मच। सो विजिट द वेबसाइट राइट नाउ सो एज टू एनरोल इनटू द कोर्सेज। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।